अ, श्री मनीष सुंथोरिया CIO MK इन्वेस्टमेंट्स के हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वाकई लग रहा था कि इस एक अर्निंग सीजन के बाद शायद हमको एक क्लियर विजन मिलेगा कि बाजार किस तरफ जा रहा है, किसको पिक करना है, किसको अवॉइड करना है। बट एक बार फिर से वही अगर आप देखें तो क्रूड की चिंताएं, US मार्केट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यील्ड, ये सब कुछ हम पे हावी है। अब लेट्स सी, US ने जिस तरीके से सैंक्शंस की बात की है, लगाए हैं, उस पर ईरान कैसे रिटेल करता है, आने वाले 10 दिन में क्रूड क्या करता है, क्या लग रहा है मनीष जी आपको ये ट्रबल्ड फेज से हमें आने में, बाहर निकल के आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, ऐसा है कि जो अर्निंग सीजन है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब लास्ट 2 साल के जो अर्निंग्स है, मतलब बेस्ट अर्निंग्स है लास्ट 2 साल के। प्रॉब्लम क्या है निफ्टी की कंपोजिशन में, कि जो बैंकिंग स्पेस है, जो आईटी स्पेस है, वो 40% इंडेक्स को ऑक्युपाई करता है। और हमारी सबकी निफ्टी 50 ही बेंचमार्क देखने की आदत है। बट अगर आप देखें कि जो आउटसाइड निफ्टी 50 है, वहां पर इतना मंदी का माहौल नहीं है। आप अगर निफ्टी मिड कैप की देखें तो वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ भी मतलब Q1 में तो 25-26% की है। स्मॉल कैप में देखें तो 30-32% की अर्निंग्स ग्रोथ है। और निफ्टी 500 की भी देखें तो बेसिकली 15% की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इज नॉट द राइट बैरोमीटर कि बुलिश है मार्केट की बेरिश है मार्केट। मेरे हिसाब से निफ्टी 50 जब तक ये इंडेक्स का कॉम्पोजिशन या फिर जब तक बैंकिंग सेक्टर पूरे हिसाब से चले नहीं, तब तक आपको ग्रीन निफ्टी 50 में बहुत लिमिटेड रूप में देखने को मिलेगा। और जो ब्रॉडर मार्केट जहां ग्रोथ है, वहां पर तो अच्छी खासी तेजी है। सो मेरे हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक नहीं है निफ्टी 50 का। रही बात क्रूड की, तो ऑब्वियसली $90 मेरे हिसाब से लक्ष्मण रेखा है। $90 के अगर ऊपर गया क्रूड, तो वो इंडिया के लिए एक हेडविंड डेफिनेटली क्रिएट करेगा। और $90 के नीचे रहा तो डेफिनेटली इंडिया के लिए न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव ही बता सकते हैं कि 90, हम तो $120 भी देख के आ चुके हैं। सो $90 है। और दूसरा है आपका जो FCNR भी है, वो अब $70 बिलियन हो गया। तो उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। हमारी यील्ड्स भी गिरी गए हैं, 10 ईयर G-Sec यील्ड भी देखे तो आप डाउन है। बट आरबीआई उसको कितना सिस्टम में लिक्विडिटी रहने देता है, या CRR बढ़ा देता है, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, वो देखने वाली बात होगी। ये सब मूविंग पार्ट्स है। आज की डेट में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव है नहीं। इंडिया की वेटेज भी आपकी जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें वेटेज भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो मोटा मोटा मतलब मंदी का माहौल दिखता तो नहीं है। हाँ, निफ्टी 50 आपको जरूर रेड टिक दिखा रहा है। मतलब वो 3 साल से वही रेंज में है, 24,200 से लेके 24,600। बट आउटसाइड निफ्टी अच्छा खासा एक्शन है। जी, इसमें कोई राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद इनफैक्ट मनीष जी बहुत सारे फंड हाउसेस के मिड कैप स्मॉल कैप फंड की रिटर्न्स को देख रहा था, 1 साल की 6 महीने की बेहद शानदार थी। अच्छा, मिड कैप में भी कुछ थीम्स, स्मॉल कैप में कुछ थीम्स मनीष जी जो कि अच्छा पैसा कमा के देने को तैयार हैं। आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है मिड कैप में, स्मॉल कैप में इस वक्त? देखिए, जो 4-5 एरियाज है जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। ये दूसरी बात है कि आप उसमें कौन से स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट लाते हैं। बट वही आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां भी टेक्नोलॉजी का फोकस है, जैसे कि आपकी डेटा सेंटर, AI, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मतलब डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन की पूरी वैल्यू चेन, हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर्स में मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 से 5 साल तक बहुत अच्छी खासी तेजी रहेगी। प्लेटफॉर्म कंपनीज अगर आप देखें तो वहां भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो नंबर्स आए हैं काफी बेहतरीन है, और पूरी तरह ग्रोथ को पूरी तरह फैक्टर इन नहीं हो रहा है, मतलब जो जिस हिसाब से ग्रोथ आई है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत सारी स्पेसेस थीम्स बताई आपने, डेटा सेंटर, AI, सेमीकंडक्टर, एनर्जी ट्रांसमिशन, प्लेटफॉर्म, ये सारी स्पेसेस थीम्स पर हमारी नज़र रहेंगी। लेकिन सर, अब क्या IT स्पेस को लेकर जो डिबेट चल रही थी, AI वर्सेस ट्रेडिशनल IT जॉब्स, क्या अब उसको डिबेट को कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है? क्योंकि अभी TCS ने जो फिर से हाल फिलहाल में एक्विजिशन किया है, AI को लेकर सारी कंपनियां अग्रसर होकर कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप IT स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है।
अब ये एक्विजिशंस, एआई को लेकर ट्रांजिशन, इन सबको देखते हुए अब आईटी स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है सर आपका? आईटी स्पेस बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था और वो थोड़ा सा रिकूप कर रहा है। पर जो बिजनेस मॉडल है इंडियन आईटी सर्विसेज की, टाइम एंड मटेरियल बिजनेस मॉडल, वो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में थोड़ी सी आउटकम बेस्ड प्राइसिंग एज अपोज टू टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग यहाँ पर मूव हो जाएंगी। और जो मिडिल मैनेजमेंट है, मतलब अगर आप पूरे वर्कफोर्स को देखें इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज में, टॉप लेयर जो हैं वो तो रीस्किल हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दैट में आ जाएंगे। जो फ्रेशर्स हैं वो वैसे भी फ्रेशर्स हैं, उनको एआई के लेवल में ट्रेन किया जा सकता है। पर जो मिडिल मैनेजमेंट है वो मेरे हिसाब से रीस्किल में काफ़ी कठिनाई होगी। सो यहाँ पर एक रिडंडेंसी एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। और ये जो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा वर्कफोर्स है और जितना बड़ा मिडिल मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा रिडंडेंसी होगा इंडियन आईटी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्नोलॉजी तो रहेगी, मतलब एआई तो कहीं नहीं जाने वाला, एआई तो और भी डीपर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन होगा। अगर आपको ग्रोथ एक्सेलरेट करना है तो आपको एआई की कंपनीज अक्वायर करनी पड़ेगी। यूज्ड केसेस में इंडिया का प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली आएगा। जैसे कि हमेशा हम एक नई टेक्नोलॉजी में देखते हैं, जब इंडिया में फिजिकल एआई के लेयर में अभी तो बस शुरुआत हो रही है। 1.5 गीगावाट हमारी डेटा सेंटर्स है, 10 गीगावाट की टारगेट है 2030 में। सेकंड, एलएलएम्स, वहां पर इंडिया के अभी फ्रंटियर लैब्स, फ्रंटियर एलएलएम्स में कोई प्ले नहीं है। बट जब यूज्ड केसेस आ जाएंगी, प्रोप्राइटरी एंटरप्राइज डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज्ड केसेस होंगी, तो इंडियन की आईटी कंपनी डेफिनेटली रेलेवेंट रहेगी, लाइक इन द पास्ट ऑल्सो। सो इंडियन आईटी सर्विसेज को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, बट वैल्यूएशन काफी कुछ अट्रैक्टिव हो चुके हैं। यहाँ से अडेप्टेबिलिटी, पिक एंड चूज, स्मॉलर जो कंपनीज होंगी वो ज्यादा निम्बल होंगी और अडेप्ट कर सकेंगी, एज अपोज टू वेरी लार्ज कंपनी जिनकी बहुत बड़ी लार्ज वर्कफोर्स है। उनको रीट्रेन पूरे वर्कफोर्स को करना मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट होगा। वो थोड़े स्लो मूविंग रहेंगे एज अपोज टू जो स्मॉलर कंपनीज हैं, वहां पर निम्बलनेस रहेगी और अडेप्टेबिलिटी बेटर रहेगी। तो आईटी पैक को लेकर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए, ठीक है, आपने मनीष जी बता दिया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे थे। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है सर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, हमने कमोडिटी में एक बड़ा इजाफा देखा। गोल्ड एंड सिल्वर फिर से तेज़ हैं और अपने पीक के आसपास बने हुए हैं। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स क्या सर और यहाँ से आगे चलने को तैयार हैं? और उसको देखते हुए क्या पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ जाना चाहिए? आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा तो यही मानना है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के पोर्टफोलियो में 10% प्रेशियस मेटल्स का एलोकेशन हमेशा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गोल्ड की भी रिटर्न्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में देखें, मतलब मैं शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, 9 से 10% या 8 से 9% कैगर रिटर्न्स आपको गोल्ड किसी भी एनवायरनमेंट में दिया है लॉन्ग पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ तो हम देखें कि बेसिकली आपके जो करेक्शन है $5,600 से करेक्ट होके गोल्ड के लेवल्स में $4,000 तक अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। ये सिमिलरली चांदी में भी करेक्शन हो चुकी है। तो अब तो यही मानना है कि इन स्पाइट ऑफ यूएस में जो भी रेट रिडक्शन की बात हो रही है, तो बॉन्ड मार्केट तो वहां पर रिएक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट वेरी सून वो प्रीवियस हाइज को भी क्रॉस कर चुके, 30 ईयर बॉन्ड पेपर आउट देयर। तो ऐसा ही है कि रुपी तो ये डॉलर तो डेप्रिशिएट होता लग रहा है। और अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विच इज पेग टू द डॉलर, जितने भी कमोडिटीज हैं, मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, ऑयल है, सबके रियलाइजेशन में इजाफा होगा। और यही हम देख रहे हैं कि डॉलर डेप्रिसिएशन के कारण ही सब प्रेशियस मेटल्स में अपमूव है। और $40 ट्रिलियन की डेट हो चुकी है यूएस की, ये भी एक वरीसम फैक्टर है। तो डॉलर प्रेशर पर, डॉलर अगर प्रेशर में होगा तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से भी अप्रिशिएट, इनफैक्ट द सेम अप्लाइज फॉर इवन एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड सब भी बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी तेजी बननी चाहिए। अच्छा मनीष जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर, जिस स्पेस से आप और हम सब प्रभावित होते हैं, ये ब्रोकरेजेस पर आपका व्यू क्या है? इस स्पेस में जहाँ पे पिछले 1 साल से हर बार कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ है, फिर कैश आया, उसके बाद थोड़ी ऑप्शन ट्रेडिंग से लोगों का मन जो है वो थोड़ा सा पीछे भी हटा है, वीकली एक्सपायरीज का जाना,
अभी क्या लग रहा है, I mean, जो प्राइस डैमेज हुआ है तमाम ब्रोकरेजेस में, अब पूरे इस स्पेस को कैसे देखना चाहिए? यू हैव एक्सचेंजेस, ब्रोकरेजेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, क्या रीडिंग है आपकी इस स्पेस पे? देखिए, तो मेरा तो यही मानना है कि ट्रांजैक्शन बेस्ड कैपिटल मार्केट प्लेस थोड़ी सी हेडविंडेड रहेगी एज अपोज टू एन्युइटी प्लेस। और इसके बिहाइंड रीजन यही है कि लास्ट 2-3 साल में हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी कंसर्न रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी पैसा एफएनओ में लग रहा है। 70,000 करोड़ लास्ट 1 ईयर में, उसके पिछले साल 1 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं एफएनओ में एक हिंड्रेंस लाने की पूरी व्यवस्था कर रही है सरकार की छोटे निवेशकों का पैसा एल्गो ट्रेडिंग या एफआईएस के खाते में एक एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर बेवजह हो रहा है। तो हम तो ये भी जानते हैं कि जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज है या एक्सचेंजेस हैं, उनकी 90-95% जो वॉल्यूम्स होती है वो एफएनओ में होती है। और अगर एफएनओ को ही आप कर्व करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन बेस्ड वॉल्यूम्स आने वाले दिनों में तो कम होना चाहिए। जो जो भी रिस्ट्रिक्शंस, अभी तो हम बैंक गारंटी वाली रिस्ट्रिक्शंस अभी तो हमको 1 जनवरी से देखने को मिलेगी, वो एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है कहाँ तक आप एक्सपोजर ले सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ट्रांजैक्शन बेस्ड मतलब ब्रोकरेजेस तो बेसिकली ट्रांजैक्शन बेस्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स की सबकी फोकस है कि कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, और कैश मार्केट में वॉल्यूम तो 10% होती है टोटल वॉल्यूम की। सो ब्रोकरेजेस मेरे हिसाब से उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड ब्रोकरेजेस है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एज अपोज टू फिजिकल, जो फिजिकल प्लस डिजिटल है, क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर फिजिकल का ज़्यादा रहता है एज अपोज टू डिजिटल। सो ये एक बाइफिकेशन है। बट जितनी भी एन्युटी बेस्ड मॉडल्स हैं, जैसे कि एएमसीज हो गई, जो आईपीओज की फ्लरी हम देख रहे हैं, आरटीएज हो गई, डिपॉजिटरीज, अभी एनएससी की आईपीओ आएगी, वो तो एक बिग बैंग लिस्टिंग होगी, तो वहां पर डिपॉजिटरी अकाउंट्स और खुलेंगे। तो डिपॉजिटरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें मीडियम टर्म, नॉट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म, ये सब थोड़ी सी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। टोटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर तो अभी वेल्थ क्रिएशन तो बस शुरुआत ही हो रही है इंडिया में, और अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। तो जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब बहुत ज्यादा टेलविंड में है, और नॉट जस्ट नियर टर्म, मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एन्युटी बेस्ड कैपिटल मार्केट प्लेस में बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। नियर टर्म में ब्रोकरेज, जो ट्रांजैक्शन बेस्ड कैपिटल मार्केट प्लेस है, वो थोड़ी सी हेडविंडेड रहेगी। ठीक है, समझ गया कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर आपकी राय। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ वेरी गुड डे टू यू। लाइक